नितिन गडकरी मेरे साथ है, केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। नितिन जी, आपका अभिनंदन है, तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए नितिन गडकरी का। नितिन जी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता था वो व्यक्ति तो सही है लेकिन पार्टी गलत है, और अटल जी के बाद अगर किसी के लिए कहा जाता है तो वो नितिन गडकरी के लिए कहा जाता है कि बंदा तो सही है लेकिन पार्टी गलत में आ गया है। ऐसा क्यों है? ये तो बिल्कुल गलत है। पार्टी भी सही है और बंदा भी सही है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत संघ के स्वयंसेवक के रूप में और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हुई, और जो भी मैं आज जो भी कुछ हूं, जो मेरे में अच्छाई है, ये दोनों संगठन के कारण ही है, वो सब अच्छाई है। तो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई कन्विक्शंस, और मैं अगर अच्छा हूं तो मेरी पार्टी अच्छी है, और मैं अगर अच्छा हूं तो मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है। यही बात मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन आपको नहीं लगता आप राजनीति में गलती से आ गए? आप कहते हो मैं पोस्टर नहीं लगवाऊंगा, चाय पानी में खर्च नहीं करूंगा, तो चुनाव कैसे जीतेंगे गडकरी जी? नहीं, आप अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आओगे तो मैंने ये बात कही कि मैं जातीयवाद और सांप्रदायिकता को नहीं मानता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेरे मतदार हैं उनको मैं अपनी फैमिली समझता हूं, परिवार समझता हूं। और 10 साल मैंने जो कुछ काम किया उससे मेरा नाम भी लोगों से परिचित हुआ है और मेरा काम भी परिचित हुआ है, और इसलिए मैंने कहा कि अब ये पोस्टर, बैनर और इसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, मैं लोगों के साथ जुड़ा हूं, तो अब मुझे लोगों को किसी प्रकार का कोई उनको वोट के बदले में कुछ उनको सेवा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं लोगों से मिलूंगा, लोगों के घर जाऊंगा, पदयात्रा निकालूंगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद लूंगा जी, और हाउस टू हाउस और मैन टू मैन कैंपेन करूंगा, और मेरा विश्वास है कि मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बार 3 हैट्रिक लगनी है। एक तो मोदी सरकार की हैट्रिक, एक नरेंद्र मोदी अगर इस टर्म में आते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। कोई गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार पहली बार आएगी, दूसरी बार भी पहली बार आई थी, और तीसरा नागपुर से आप दोबारा जीत कर आएंगे, तीसरी बार जीत कर आएंगे। तो कितनी कठिन ये डगर लगती है, मोदी की तीसरी टर्म और आपका तीसरी बार लोकसभा जीतना? देखिए, पहली बात तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं, ये तय है। दूसरी बात यह है कि हम 400 पार जाने वाले, ये भी तय है जी, और मैं भी चुनाव जीतने वाला हूं, ये भी निश्चित है। ये भी। लेकिन नितिन गडकरी में ऐसा क्या है कि विपक्ष के नेता मुरीद हो जाते हैं? मैं पीछे अखबार में पढ़ रहा था कि सोनिया गांधी ने आपकी तारीफ कर दी, ऐसा क्या है? देखिए, ये मुझे भी आश्चर्य है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब मेरे डिपार्टमेंट पर 75 सांसद बोले अलग अलग पार्टी के, सबने मुझे धन्यवाद दिया, सबने अभिनंदन किया, तो मुझे भी आश्चर्य लगा। तो एक तो सीधी बात यह है कि जो कानूनी काम है, नियम के अनुसार है, वो सबका होना चाहिए, और गलत काम होगा तो अपने का भी नहीं होना चाहिए। तो मैं रोड बनाता हूं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में रोड बनाओ और दूसरों को छोड़ दूं, ऐसा तो नहीं होता। तो जो भी लोग मेरे पास समस्या लेकर आते हैं, मैंने सबका काम करने का प्रयास किया, तो उसके कारण उनके मन में उसका समाधान है, यही शायद उसका कारण होगा। एक चीज जो आप में नहीं बदली, जो मैंने आपका पहली बार इंटरव्यू किया था साल 2011 में, जो मुझे ध्यान में आता है, मुंबई में आपके घर पे, और आप तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी आप बेबाक थे और अब भी आप बहुत बेबाक हैं। ये इतनी बेबाकी कभी भारी नहीं पड़ती आपको, या पड़ जाती है? नहीं, आप एनालिसिस कर सकते हो मैं कैसा हूं। मैं जो सवाल पूछते हैं उसका नम्रतापूर्वक जो सही है वो जवाब देता हूं, और मुझे लगता है जो सच है वो बताता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। लेकिन विपक्ष कुछ ना कुछ निकालता रहता है। नहीं, एक बात ये होती है कि मैंने, और सोशल मीडिया ब्लॉगर्स भी कुछ लिखते रहते हैं। नहीं सर, कुछ लोग तो ऐसा है कि जो न बोला वो मुंह में डालकर उसको एक आदमी अपने मीडिया पे लिखता है, अपने साइट पर, और फिर दूसरे लोग उसको उठाकर लिखते हैं। तो सही में किसी ने जो बोला है उसके डिटेल में जाना चाहिए, देखना चाहिए, और फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बेबाक हैं तो प्रधानमंत्री के सामने भी बेबाक रहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी बेबाक रहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जब बातचीत होती है तो नम्रतापूर्वक अपनी बात प्रधानमंत्री सबसे सुनते हैं और तब रखते हैं, कोई अर्थ में अड़चन नहीं होती। मैं भी पार्टी का अध्यक्ष रहा, मेरे पास भी सब लोग उस समय अपनी बात रखते थे।
तो हमारी पार्टी की एक पद्धति है जी और उसमें सब अपना विचार रखते हैं और अंतिम निर्णय फिर जो होता है सब मिलकर या फिर प्रधानमंत्री या अध्यक्ष जो होंगे नेता वो जो कहते हैं वो निर्णय होते हैं, उसमें आगे जाती है पार्टी। अब मैं आपको एक ये बहुत हेडलाइन स्टोरी रही उद्धव ठाकरे का एक बयान, मैं वो मराठी में बयान है वो मैं आपको सुनवाता हूं और आपसे उसका रिएक्शन लेता हूं। उद्धव ठाकरे ने आपके बारे में आपके विषय पे क्या बोला, आइए एक बार सुन लेते हैं उद्धव ठाकरे का बयान। युतीमध्ये जे मेहनत करत होते त्या नितीन गडकरींचं नाव त्याच्यामध्ये नाही। अहो नितीनजी सोडून द्या भाजपा, राहा उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही। अब नितिन जी कह रहे हैं कि आइए हम आपको एमवीए से टिकट दे देंगे, महाराष्ट्र दिल्ली के आगे कभी झुकता नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है जी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब मीटिंग हुई तो मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ चर्चा होकर निर्णय होगा। अब मैं महाराष्ट्र से लड़ता हूं तो मेरे महाराष्ट्र के प्रदेश के पदाधिकारी आकर उनसे चर्चा ही नहीं हुई थी, तो पहले लिस्ट में स्वाभाविक रूप से मेरा नाम आने की संभावना नहीं थी। जी अब दूसरे लिस्ट में नाम आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ूंगा, दूसरे कोई पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं उठना। और इस प्रकार की ऑफर भी हास्यास्पद है क्योंकि मैं अपने पार्टी के साथ जुड़ा हूं, विचारधारा के साथ जुड़ा हूं, इसी पार्टी में रहूंगा और इसी पार्टी में काम करूंगा। जी, लेकिन पिछले दिनों आपने कहा था कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक चीज तय है कि जो काम करता है उसे सम्मान नहीं मिलता। ये क्यों कहा था आपने? ये मैंने ऐसा नहीं कहा था, यही गड़बड़ है। जी मैंने कहा सिस्टम में ऐसा होता है। जो मैंने विशेष रूप से सरकार में काम करने वाले लोगों के बारे में कहा था, उसके पहले भी मेरी प्रस्तावना उसके साथ थी कि अच्छा काम करते तो उनको सम्मान नहीं मिलता और बुरा जो काम करता है उसको सजा नहीं होती, क्योंकि सिस्टम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अच्छे आदमी को तुरंत अवार्ड नहीं मिलता और जो कुछ करता है उसकी इंक्वायरी होते होते इतने साल चले जाते हैं कि उसको सजा नहीं मिलती। ये उसका वाक्य था। इसका संबंध राजनीति से भी नहीं था। यही आप नहीं है पर आप जैसे आपके जो बंधु है वो बिना रेफरेंस लेके इस प्रकार की बातों को फैलाते हैं। आजकल ना सोशल मीडिया का दोष भी सब मीडिया पे ही डाल देते हैं। अब सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ चलता ऐसा नहीं होता जी। सोशल मीडिया पे जो गलत छाप के आता है उसको तुरंत लेकर रात को चर्चा का कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं। ये समस्या है। जी, मेरा अगला सवाल है 2022 में आपने कहा था कि राजनीति को अलविदा कहने का बड़ा मन करता है, लेकिन कभी नहीं कहा था ऐसा। पर आपका बयान है ये। सर बिल्कुल गलत है। मैंने ये कहा था कि वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। केवल पावर पॉलिटिक्स, सत्ता कारण यानी पॉलिटिक्स नहीं है जी। समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण ये भी पॉलिटिक्स है। और महात्मा गांधी जी ने जब देश को स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन किया था वो भी आंदोलन राजकारण था। तो हम लोग 80% समाज कारण करें और 20% सत्ता कारण करें। और आपने परसों भी देखा होगा, मैं दिव्यांगों को मैंने 87 चेयर बांटी, मैंने करीब 50,000 हार्ट के ऑपरेशन। मैंने आज आपका सुबह ट्विटर देखा, उस पर आपने एक वीडियो ट्वीट करा है। एक लड़की के दिल में एक होल था, उसका आपने ट्रीटमेंट कराया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। वाकई मतलब वो जिसे कहते हैं कि बहुत मार्मिक विषय है ये सारे। लेकिन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें नितिन जी, तो राज ठाकरे दिल्ली में है और राज ठाकरे अगर दिल्ली में है तो कुछ तो बड़ा चल रहा है, तो क्या अलायंस होने की बात है? देखिए, मुझे आज सुबह ही राज ठाकरे जी का फोन आया था, पर वो अच्छा, दूसरे फोन आया काम था। के लिए आया था। उनके पासपोर्ट का काम था, वो हो गया, इसलिए धन्यवाद देने के लिए आया था। बाकी तो वो कहाँ का आज पासपोर्ट? एनडीए का पासपोर्ट? नहीं, उनका पासपोर्ट। बाकी उनका क्या बातचीत होगी क्या नहीं, ये तो आज होगी तब निर्णय होगा, मुझे पता नहीं इसके बारे में। लेकिन आप चाहते हैं राज ठाकरे आए? देखिए, इसका निर्णय पार्टी करेगी। आपका मन क्या है? नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत मन नहीं होता। पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रधानमंत्री जो निर्णय करेंगे वो करेंगे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर काफी सवाल जवाब हो रहे हैं, काफी सोर्सेज के हवाले से खबर आती है, लेकिन अब आप सामने बैठे हैं तो मैं पूछ ही लेता हूं, चल क्या रहा है वहां पर? कोई नहीं, सब ठीक चल रहा है। लगभग बंटवारा हो गया है। शिंदे जी खुश है? हाँ सब। और चुनाव तक क्या होता है, जब तक कैंडिडेट तय नहीं होते हैं जी
तब तक एक सीट है, 10 उम्मीदवार है, तो थोड़ा बहुत तो चर्चाएं होती रहती है, थोड़ा बहुत विवाद होते रहता है, ये ऑब्वियस है। और मुझे लगता है कि अभी लगभग फाइनल हो जाएगा और हम लोग मिलकर लड़ेंगे और महाराष्ट्र में हमको बहुत शानदार जीत मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एनडीए बहुत सालों से गठबंधन है, लेकिन इस बार एक नया गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस, लेकिन वो बनने से पहले ही लड़खड़ा गया। आपको इंडिया अलायंस कैसा दिखता है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़ी चुनौती है? मैं अपने पार्टी को और अपने अलायंस को देखता हूं। मेरी एक फिलॉसफी ऐसी है जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि 2 रेखाएं, एक आपकी और दूसरे की है। 2 मार्ग है रेखा बड़ी करने का, एक तो अपनी बड़ी करो या दूसरी की पूछने का काम करो। जी। तो मैं अक्सर इस बात पे विश्वास रखता हूं, अपनी बड़ी करो। और 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो कुछ काम किया है, जिसका लोग अनुभव लेते हैं। अभी मैं आ रहा था तो मेरे ट्विटर पर ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, जी। तो इतने लोगों में खुशी है कि इतने लोगों की प्रतिक्रिया मुझे प्राप्त हुई। तो हम 10 साल में जो हमने काम किया है उस सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में, उसके भरोसे हमें सफलता हासिल होगी। हमें अपने पॉजिटिविटी और अपने काम को लोगों को बताना है, हमको बाकी निगेटिव बातों में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक और सवाल है, मराठा समुदाय को 10% अलग से आरक्षण देने की बात है, उस विषय को लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है, लेकिन एक सोशल डिमांड भी है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपके गठबंधन के लिए महाराष्ट्र में एक बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज होगा इससे निपटना? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी उनसे बातचीत करते हुए इसका समाधान ढूंढा है, अब ये विषय नहीं रहा है। आप कह रहे हैं ये विषय नहीं है अब, लेकिन चुनावी बॉन्ड तो विषय है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। राहुल जी ने तो कह दिया ये बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है। मुझे लगता है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर सब जुडिस है तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। आप भी मत करिए, मैं भी नहीं करता। नहीं, मैं उसके तो ऊपर सवाल ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। नहीं, इसमें एक इत्तेफाक भी है कि अधिकतर जो बीजेपी को चंदा मिला है उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां काफी सारी। अब ये इत्तेफाक देखो, है। एक बात मैं आपको बता सकता हूँ जी। कि मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम अवार्ड कर चुका हूँ। वाटर रिसोर्स है, शिपिंग में, बाद में रोड सेक्टर में, रोपवे, केबल कार, टनल, एक्सप्रेस हाईवे, एक भी काम हमने ई टेंडर के बिना नहीं किया है। और मैं आपके सामने नम्रतापूर्वक आह्वान करता हूं कि एक भी आदमी ऐसा होगा, आपको कानून में बताएगा कोई काम के लिए हमको पैसे देने पड़ेंगे, तो मुझे आप बोलो, वो सजा मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूं। हम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, टाइम बाउंड और क्वालिटी कमिटमेंट के साथ हमने सबसे काम किया है और किसी प्रकार की गलत काम हमने नहीं किया। अक्सर ये दिल्ली और मुंबई में इस बात की बहुत चर्चा होती है कि बीजेपी पार्टी तो अमीर है लेकिन नेता गरीब है, कांग्रेस के नेता तो अमीर है लेकिन पार्टी गरीब है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? मुझे लगता है कि देखो, कौन व्यक्ति अपने जीवन में जी कितना धनवान है ये उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है। पर मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ईमानदारी से कोई आदमी अपने जीवन में उद्योग व्यवसाय से प्रगति करता है तो ये उसकी एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी कंपनी, उसकी टेक्नोलॉजी, ये उसकी स्ट्रेंथ है। और ऐसे एंटरप्रेन्योर देश में बढ़ेंगे तो देश का विकास होगा। और मुझे लगता है कल जाकर यही एंटरप्रेन्योर्स विदेशों में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमें ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करनी है जो रोज तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, एंटरप्रेन्योरशिप लगेगी, टेक्नोलॉजी लगेगी, और इसके आधार पर अगर हम अलग अलग क्षेत्र में जाकर कोई काम करता है तो वो केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन आपने जात धर्म की बात करी तो सीए को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। सीए चुनाव से एन पहले क्यों लेकर आए? उसका नोटिफिकेशन बाद में भी लाया जा सकता था या पहले भी 3 साल पहले भी लाया जा सकता था। देखो, संविधान में बहुत सी बातें स्पष्ट है जी। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हिंदू धर्म के है, बौद्ध धर्म के है, सिख धर्म के है या जैन धर्म के है, वो लोग अगर कहीं विदेश में जाएंगे जी तो उनको वहां से निकाल दिया तो उनको जाने का अधिकार वाला कोई देश नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको हमारा संविधान कहता है कि उनको नागरिकत्व हिंदुस्तान में कानूनी दिया जा सकता है। तो नेचुरली बहुत सी बातें संविधान में स्पष्ट है।
उसी के आधार पर निर्णय हुआ है। जी, एक सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ, आपने सड़क के मामले में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, एक नहीं, एक दो नहीं, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसा कोई काम है जो बीते 10 साल में आप नहीं कर पाए और अब जब सत्ता में आएगी बीजेपी तो करना चाहेंगे, वो काम कौन सा है? देखिए, अभी तो रोड कंस्ट्रक्शन में हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं जी, और करीब 284 किलोमीटर हम 2 लाख करोड़ की टनल बना रहे हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है हमारा, लगभग दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब हमारे यहाँ हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी को चालू किया 260 जी, हम रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि हम 100 साल जब पूरे करेंगे तो उस समय हमारी विजन क्या होगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रांसपोर्ट, जी, जैसे मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, नया मुंबई में, तो मैंने बीपीटी के तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की है कि मुंबई के किसी भी दिशा से 17 मिनट्स में आप एयरपोर्ट जाएंगे और नए एयरपोर्ट पर जेटी भी बनाई है। जी, जैसे टैक्सी है, एयर टैक्सी है, वैसे वाटर टैक्सी बनाई और ये वाटर टैक्सी से आप वसई विरार से लेकर तो नरीमन पॉइंट से लेकर आप केवल 17 मिनट्स के अंदर नए एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। आपको इटली में एक वेनिस करके शहर है जी, जहां हम होटल में उतरकर पानी में ही अपना सामान रख के डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो उसी प्रकार की कल्पना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एम्फीबियस सी प्लेन मैंने प्रयोग किया था कि पानी पे उतरा हवाई जहाज, जी, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफी बड़ा रिवोल्यूशन होगा और विशेष रूप से इंडिजिनस फ्यूल के आधार पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे बड़ी बस है, तो मैं अभी बेंगलोर में स्टडी कर रहा था कि हमारे यहाँ बेंगलोर में हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, उस प्रोजेक्ट को हम स्टडी कर रहे थे कि जो ऊपर के ऊपर चले, क्योंकि रोड बड़ा नहीं कर सकते। तो अब नेचुरली मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ आती है और मैं जो टेक्नोलॉजी की बात करूँ 20 से 25 करोड़ रुपए आती है। तो नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अभी ये धौला कुआं से मानेसर तक बीच में ऊपर में पॉन्ड सिस्टम का भी हमने बीच में स्टडी किया था। तो ये नई नई जो टेक्नोलॉजी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, वो भविष्य की टेक्नोलॉजी है और उसके बारे में हमारे यहाँ कुछ अध्ययन भी हुआ। हम 670 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे हैं जी। पर मुझे अगर पूछोगे तो एक काम कौन सा करना चाहते हैं आप? मैं 2024 में एक काम इन सब में सबसे अच्छा कोई कर सका जी, तो 2014 में जब मैं मंत्री बना तो 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करता था। एक तो साइकिल रिक्शा था या जी। कंधे पे लेके आदमी धोने का काम का, बिहार में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में। मैंने मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा लाया और आज मुझे खुशी है कि 1 करोड़ लोग जिनका शोषण हो रहा था उनको मुक्ति मिली और अब ई कार्ट और ई रिक्शा चला रहे और उनको एक प्रकार से मानवीय शोषण से मुक्ति मिली। तो जी, मैंने जी। बहुत एक्सप्रेस हाईवे, टनल, रोड, ब्रिजेस बनाए, पर ये काम जो है ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। समझा। आपके दिल के करीब है, लेकिन एक राउंड हमारे दिल के बड़ा करीब है और ये फोटो राउंड है और इसमें कुछ तस्वीरें आएंगी और आपको उसका रिएक्शन दे रहा है और मुझे भी पता नहीं है फोटो कौन कौन सी लगाई है इन लोगों ने। पहली फोटो देख लेते हैं कौन सी आ रही है। आ गई है फोटो पहली, ये ममता जी की है, सर पे चोट लगी हुई है इनके, क्या कहना चाहते हैं आप? अब उनका एक्सीडेंट होगा इसलिए बैंडेज लगा होगा। जी, अगली फोटो देख लेते हैं कौन सी आ रही है। इन दोनों का क्या होगा? एक तो मैं ना भविष्य जानता हूँ ना कोई आप future भविष्य की- नहीं जानते, वो कहते हैं सब कुछ आप करवा रहे हैं, यानी ईडी करवा रही है, सरकार करा रही है। देखिए, ईडी अपना काम कर रही है जी, और वो अपना काम कर रहे हैं। हम अक्सर इस बात पे विश्वास रखते हैं कि हमारा भविष्य भगवान के हाथ में है। आपका नहीं, बिल्कुल भविष्य तो भगवान के हाथ में, लेकिन इनका भविष्य क्या है? मुझे मालूम नहीं। आपको मालूम मैं नहीं। भविष्यवेत्ता थोड़ी हूँ, ठीक जिसका क्या होगा मुझे क्या जी, पता। अगली तस्वीर देख लेते हैं कौन सी आ रही है। अब ये इंडिया अलायंस है मुंबई में, आपके घर में ये सब एक साथ आए थे, इनका भविष्य क्या दिख रहा है आपको? देखो, इनका भविष्य अच्छा है ही नहीं। नहीं है अच्छा। ये पूरी तरह इस चुनाव में इनकी पिटाई हो जाएगी और हमें 400 पार जगह मिल जाएगी और बेचारे उनमें से अनेक लोग फिर निवृत्त हो जाएंगे राजनीति से। जी,
अब अगली तस्वीर जो है वो नेताओं की नहीं है, अब वो फिल्मी, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, माया नगरी है, मुंबई है, तो कुछ फिल्मी कलाकारों की है। पूछते हैं आपसे कि आपके कौन पसंदीदा है। नेक्स्ट प्लीज। अब रणबीर कपूर पसंद है, रणबीर सिंह पसंद है, या विक्रांत मैसी पसंद है आपको? नहीं, मैं मेरी जनरेशन के हीरो को मुझे जो चॉइस है उसी में बोलना गडकरी। तीनों भी अच्छे हैं। एक तो पिक करिए। ज्यादा अभी अच्छा, लास्ट फिल्म किसकी देखी इन तीनों में से? और रणवीर की देखी थी मैंने। रणबीर की देखी। कौन सी? वो जो एनिमल। नाम नहीं, वो जो हमारे पेशवे के ऊपर जो थी ना, रणवीर। अच्छा 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 अच्छा, रणवीर बाजीराव मस्तानी। अच्छा अच्छा, आपने भी पॉलिटिकल दिया इसका जवाब पूरी तरह से। अगला देख लेते हैं किसकी तस्वीर आ रही है। ये हीरोइंस की हैं। आप पसंद, मतलब आपको इनमें से किसकी फिल्म देखी? तापसी पन्नू है, आलिया भट्ट है, कियारा आडवाणी है। नहीं, इन तीनों के भी फिल्में मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? तीनों टॉप हीरोइन है देश की। देखो, एक बात बताता हूं, ये जनरेशन के हीरो हीरोइन अलग अलग होते हैं जी। अब हमारे जनरेशन में हमको तो अमिताभ बच्चन, यही हमारा फेवरेट हीरो था। तो कॉलेज में किसका ट्रेंड फॉलो करते थे आप? कॉलेज में, जब कॉलेज में थे तो किसी का ट्रेंड फॉलो करते होंगे। अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन का फॉलो करते थे। मैंने एक बार उनको भी कहा कि मैंने जंजीर 3 बार देखा, आनंद 3-4 बार तो देखा। बेल बॉटम पैंट्स, लॉन्ग कॉलर सब डालते थे। वो फाइटिंग के पिक्चर पसंद आते थे उसका। चलिए, आप राजनीति की बेला में जा रहे हैं, यानी आप चुनाव के संघर्ष में जा रहे हैं। ये लोकतंत्र का, भारत के महान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं नितिन जी। और न्यूज 18 भी बेबाकी के साथ इसकी कवरेज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हर सवाल का अपने बेबाक अंदाज में जवाब देने के लिए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए नितिन जी का। धन्यवाद, थैंक यू। पे टक्कर का मंगलवार यानी ट्यूसडे एडिशन। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। जेएमएम नेता शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो दिल्ली पहुंचे राज ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ओडिशा में बीजेडी, तो पंजाब में अकाली दल के एक बार फिर एनडीए में जुड़ने को लेकर बहुत चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इन सब के बीच दो बड़े मुद्दों पर जोरदार सियासत जारी है, क्योंकि पहले राहुल गांधी ने शक्ति पर सवाल उठाया, इसके बाद कर्नाटक में बजरंग बली की भक्ति पर बवाल मच गया। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार पॉलिटिकल टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। और मैं तो हैरान हूं, शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान हो रहा है। नारी शक्ति का यही आशीर्वाद मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। मोदी के परिवार के बाद विपक्ष ने बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया है। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। इस बीच इंडी गठबंधन और एनडीए में रूठने मनाने का दौर अब और जोर पकड़ चुका है। झारखंड में हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। सीता सोरेन ने पार्टी में उनकी अनदेखी का आरोप लगाया है, तो पशुपति पारस ने आज एनडीए का साथ छोड़ दिया। पशुपति पारस एक भी सीट न मिलने से नाराज हैं। हमारे साथ नाइंसाफी हुई,
इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनको। उधर महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे ने 2 सीटों की डिमांड की है, लेकिन राज ठाकरे को लेकर महाविकास आघाडी में भी खींचतान दिखने लगी है। अर्थातच आघाडीमध्ये ज्याला जो जो इच्छुक असेल त्याचा मान सन्मानच होईल। महाराष्ट्रावर अन्याय करणाऱ्या मोदी शहांना मदत करू इच्छित असतील तर महाराष्ट्राच्या इतिहासात अशा सर्व नेत्यांची पक्षांची भूमिका ही महाराष्ट्रद्रोही म्हणून लिहिली जाईल। सवाल ये है कि कुनबा बढ़ाने की इस लड़ाई में कौन किस पर 21 साबित होगा और क्या बड़ा कुनबा ज्यादा वोटों की गारंटी भी देगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि राम, CAA और मोदी का परिवार के साथ साथ शक्ति वाला विवाद विपक्ष के लिए सेल्फ गोल साबित होगा। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं सुप्रसिद्ध विश्लेषण की, बीजेपी से गठजोड़ के लिए होड़ का विश्लेषण। राज ठाकरे कोर हिंदू वोट बैंक में पकड़ बढ़ने की इनको उम्मीद है। बाला साहब की विरासत पर दावेदारी का एक बड़ा मौका है और ऑलरेडी उद्धव ठाकरे को बीजेपी छोड़ चुकी है और उद्धव ठाकरे बीजेपी को छोड़ चुके हैं। बीजेपी कहती है कि उद्धव ठाकरे ने दगा दी और उद्धव ठाकरे कहते हैं बीजेपी ने मेरे साथ दगा करी। लेकिन राज ठाकरे को इसमें एक बड़ा पॉलिटिकल मौका दिख रहा है और बीजेपी की चढ़ती कला है, यानी बीजेपी इस समय चढ़ता हुआ सूरज है। तो इसीलिए राज ठाकरे को लगता है कि इसके साथ मेरी भी जो कनक खनक और चमक है वो बढ़ सकती है। चंद्रबाबू नायडू, अगली तस्वीर उनकी है। 2018 में एनडीए छोड़ा, 2019 में विधानसभा चुनाव में 23 सीटों पर टीडीपी सिमट गई, यानी एक बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी के सहारे राज्य में कोई साख हासिल करने की उम्मीद है और अपना भी कद बढ़ा है। इनको जब से अरेस्ट करा वाईएसआर ने, चंद्रबाबू नायडू का कद बढ़ गया। लेकिन मोदी और नायडू अगर एक साथ आएंगे तो खेल बन जाएगा। यानी इन्हें भी लगता है कि बीजेपी चढ़ता हुआ सूरज है, उस सूरज की रोशनी के साथ मैं भी पॉलिटिकली फिर रोशन हो सकता हूं। इसलिए चंद्रबाबू नायडू की भी दरकार है इस समय बीजेपी के साथ, इसीलिए वो शायद साथ भी आए हैं। नवीन पटनायक, नवीन बाबू, राज्य में मजबूत स्थिति लेकिन केंद्र में जो उपस्थिति है वो बिल्कुल नाम मात्र है, शून्य है। बीजेपी की मदद से 15 साल बाद राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी का एक चांस है। लेकिन एक और बड़ी बात है, नवीन बाबू की अब उम्र हो गई है, उनकी सेहत ज्यादा ठीक नहीं रहती जैसा बार बार कहा जाता है। लेकिन उन्हें अब ऐसा लगता है कि बीजेपी ओडिशा की तरफ कूच करेगी, बीजेपी का वोट शेयर, वोट बैंक ओडिशा में बढ़ेगा। तो उससे पहले मैं बीजेपी के साथ अलायंस कर लूं कि मेरी सत्ता बनी रहे। ये सत्ता बनाने की बात है। मैं फिर कहता हूं, हमेशा कहा जाता है कि चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। बीजेपी इस समय चढ़ता हुआ सूरज है, इसीलिए वो गठबंधन कर रहे हैं जिनसे उम्मीद नहीं थी। अब मैं बढ़ता हूं आगे। जयंत चौधरी जो कहते थे मैं चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के आगे पलटना पड़ गया। सपा बसपा के साथ होने के बावजूद 2019 में सुपड़ा साफ कई सीटों पर चुनाव लड़े, अधिकतर हार का सामना करना पड़ा। अपना स्वयं का चुनाव भी हार गए थे। पहले दादा की विरासत पिता ने ली, पिता की विरासत पोते ने ली, लेकिन जयंत चौधरी तक आते आते हालात बहुत बिगड़ गए। पार्टी पे पकड़ भी कमजोर हो रही थी। फिर वही बात पुरानी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली, बीजेपी की रोशनी से खुद रोशन होना चाहते हैं। बीजेपी के दम पर खोई साख हासिल करने की उम्मीद है। अब मंत्रालय तो हासिल कर ही लिए हैं लखनऊ में, दिल्ली में भी उम्मीद है कुछ बढ़ जाए। अब मैं बात करता हूं विपक्ष के हाल की। शक्ति पर सवाल और हनुमान की भक्ति पर बवाल, ये हमें देखने को मिल रहा है। खुद देखिए, मतलब बीजेपी एक तरफ अपने अलायंसेस बढ़ा रही है, दूसरी तरफ ये बीजेपी की शक्ति कम ना हो, इन सब चीजों पे सवाल और बवाल कर रहे हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है, क्या बीजेपी का सियासी जोर इसलिए गठबंधन की होड़ है? क्या बीजेपी एक सूरजमुखी है इसीलिए गठबंधन की होड़ है? मेरे साथ बात करने के लिए आइए देख लेते हैं मैजिक वॉल पर इस समय कौन कौन जुड़ा है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अमीक जमाई है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, जैसे मैंने आपको बताया। मेरे साथ AK वाजपेयी है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ
अमीक जमाई, मैं आपका रुख करता हूं और मेरा स्पष्ट सवाल आपसे अमीक भाई, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ रही है नेशन वाइड, चाहे वो नॉर्थ में जयंत चौधरी हो, चाहे ईस्ट में नवीन बाबू हो, चाहे साउथ में चंद्रबाबू नायडू हो? हकीकत ये है अमीश भाई कि किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, महिला विरोधी नरेंद्र मोदी की जो ये सत्ता है, इसका जो महल है, इसके एक एक ईंट जो हैं झूठ पे टिके हुए थे, जो एक एक ईंट अब निकल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी, अब सोचिए कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री कि वो महाराष्ट्र में ठाकरे जी जिनको ये आज लेकर आए हैं, सभी जानते हैं कि उनका एक पार्षद भी वहां पे नहीं है। सवाल ये है कि आज आपको छोटे छोटे दल जिनके पास पार्षद भी नहीं है, मेयर भी नहीं है, उसको अपने साथ फोटो खिंचवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? इसलिए पड़ रही है कि पूरे देश ने इस बात को जान लिया है कि नरेंद्र मोदी के पास युवाओं के लिए पैसा नहीं, रोजगार के लिए पैसा नहीं, जी, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, जमाई साहब, नरेंद्र मोदी के पास, देखिए पैसा तो देश के पास होता है, नरेंद्र मोदी के पास क्या होगा, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। विषय इस समय पैसे का नहीं है, विषय इस समय पॉलिटिकल है। और मैंने जो आपसे पॉलिटिकल सवाल ही पूछा, पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी बीजेपी की जो बड़ी है, और एक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, बीजेपी इस समय चढ़ता हुआ सूरज है, हर कोई उस सूरज के साथ रोशन होना चाहता है, चाहे वो चंद्रबाबू हो, चाहे वो नवीन बाबू हो, चाहे वो जयंत बाबू हो, चाहे वो राज ठाकरे बाबू हो। मैं अपनी बात बताना चाहता हूं। जी, इस सवाल का जवाब 30 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के पास इस देश के लोगों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की झोली भरने के लिए कॉर्पोरेट फोर्सेस से एक्सटॉर्शन करके पूरा पैसा इनके पास है। हम ये कह रहे हैं कि जिन आप चंद्रबाबू नायडू को, जिनको आप चोर और उचक्का कह रहे थे, जिनकी आप गिरफ्तारी करवा रहे, जिनके पर आप छापे डलवा रहे थे, हम ये कह रहे हैं कि देखिए, गुजरात में हम समझते हैं कि आप बहुत सारे मामलों के एक्सपर्ट रहे हैं, किडनैपिंग के एक्सपर्ट्स के, किलिंग के, एक्सटॉर्शन के, मर्डर के, मास मर्डरिंग नहीं, देखिए नहीं, एक सेकंड देखिए, जरूरत नहीं थी। आप जो भी बात करें प्रमाणिकता से रखें, आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आपने देश के प्रधानमंत्री पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, नहीं, इसलिए प्रमाणिकता से रखें, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि आपका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ओके, सुधांशु को मुझे लेना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल पॉलिटिकल था, लेकिन जवाब जो था वो पॉलिटिकल नहीं था, और जवाब जो था वो दूसरी तरफ का था। लेकिन और आपसे मेरा सवाल है, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि सबको साथ लेना पड़ रहा है? और अमीक जमाई की बात का भी जवाब। देखिए जो अमीक जमाई ने बोला, इससे साफ हो गया कि जब कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो अनर्गल निराधार आरोप लगाने लगते हैं। इन्होंने कहा जिम्मेदारी से बोला है, तो मैं जिम्मेदारी से पूछता हूं, एक तथ्यात्मक आधार तो बताइए। कोई कोर्ट का जजमेंट, कोई फाइंडिंग, जीरो। हां, तथ्यात्मक आधार मैं बताता हूं। आपकी सरकार थी, आपने लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की अदालत के बम धमाकों के आतंकवादियों से केस विड्रॉ करने की कोशिश की, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, तब आप केस रोक पाए। अदालत का रिकमेंडेशन बता रहा हूं। मुजफ्फरनगर के दंगों में आपने कहा एक ही समुदाय को कंपनसेशन देंगे, अदालत ने फटकार लगाई कि एक ही समुदाय कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता है, तब आपने विड्रॉ किया। आप वो हैं जो आप कह रहे हैं दंगाई की बात। कहिए, याद दिलाऊं, 13 सितंबर 1994 इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुस गई, सपा बसपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के दंगाई घुस गए, उनको कैंटोनमेंट से आर्मी बुलानी पड़ी। ये तीनों बातें मैंने फैक्ट पे बोली है। जिम्मेदारी से बोलिए तो जरा जिम्मेदारी के साथ करके बोलिए। मान लिया मोदी जी के प्रति बड़ी नफरत है, हीन भावना से ग्रसित हैं, ईर्ष्या से ग्रसित हैं, आप सब लोग मिलकर नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आए बाएं साएं एक्सटॉर्शन बोल रहे थे, कितने पाबंदी किसकी थी? एक मिनट, एक लाइन में हमारी पाबंदी थी। रेपिस्टों को आपने, किसकी पाबंदी थी? सरकार ने कन्विक्टेड सुनिए जनाब, बनाया। एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात पूरी सुनिए। मुसलमान बेटियों के रेपिस्ट, अरे भाई, वो रिश्तेदार हैं आपके? देखिए, आपने छोड़ा, आपने माला पड़ा। कैसी सरकार है आपकी? अरे सुनिए, रेपिस्टों की बात करने वाले, लड़कियों से रेप हुआ, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसके बाद जलवे से ये कहने वाले कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। शर्म आनी चाहिए वो कहते हैं रेपिस्ट की बात। और अभी राजस्थान में
कहते राजस्थान इसलिए रेप में आगे कि मर्दों अरे वाला अभी प्रदेश है। जो- याद है कि नहीं अमित अभी जमाई? जंतर और मंतर बताओ, पे आपका महोदय जो मुख्यमंत्री बेटियां अशोक इंसाफ गहलोत ने मांग ये रही कहा थी, जमाई अपनी कि टर्न पे, रेप के जो ज्यादातर न्याय मांग केस रही फर्जी थी, होते हैं और उन्होंने गृह आंकड़ा मंत्री, बोला, प्रधानमंत्री 56 उस कुछ मेंबर ऑफ केस पार्लियामेंट के मैंने साथ फर्जी खड़ा है। देखे। ए माई, मैंने आंकड़े और ATM स्टेटमेंट कोट किए, माइक आपकी पकड़ के तरह प्रधानमंत्री आज आए, महिलाओं की बाएं, कैसे बात कर रहे बयान हैं? नहीं दिया है। प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है इस देश की महिलाओं की उनकी सुरक्षा पे बात करने का, और आपको उन्हें बड़ा कोई अधिकार अधिकार है। नहीं है। अगर वो मैंने तो बोल दिया, बेटियों के साथ आपने नहीं तो रेप खड़े के केसेस को फर्जी कहा। इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री ने रेप को मर्दानगी का प्रतीक बताया, रेप को कहा लड़कों से गलती हो जाया करती है, दलित चीख लो, बेटी को चिल्ला लो, जला जितनी दिया, भी आंख भाव भंगिमा प्रधानमंत्री बना लो, हंसते हैं। पर यथार्थ का जवाब दो मेरे भाई। मैंने जो जिम्मेदारी से बोला बेटियां हैं, जो है athletes और आप थी, जो है हिलडुल के बोल वो रहे हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी जो नहीं पूरा दिख रही आंदोलन है। चला रही तथ्य थी, बताओ ना, जमाई आप अमीर तथ्य जमाई अमीर तथ्य जमाई बताओ। अमीर जमाई और हमने रेप करने मेरे वाले साथ बच्चों को कंचन सजा मेरे साथ कंचना यादव भी है क्योंकि प्रवक्ता बच्चों से आरजेडी की है। एक लोगों सेकंड को एक सेकंड बोलो अमीर भाई, जमाई बोलो मैं भाई, मेरे साथ आपकी कंचना सरकार यादव में भी क्या है जो काम आरजेडी की कर रहे प्रवक्ता है, मैं उनका भी रुख शक्ल करूंगा। और लेकिन पूरे जमाई जमात साहब जमाई साहब आपने मुद्दे की बात जमाई सुनिए, साहब इनको एक बात का जवाब दीजिए। आप लगातार बोल रहे हैं, अपनी टर्न पे बोलिए। आपने बड़े सारे इल्जाम लगा दिए कि बहुत चीजों के एक्सपर्ट है, बहुत चीजों के एक्सपर्ट है। कोर्ट ने, आप अगर आपके पास तथ्य हैं तो सामने रखिए, कोर्ट ने किस चीज में कौन सा सजा सुनाई है, किसमें फैसला सुनाया, अगर कोई तथ्य है तो सामने नहीं, रखिए। वन सेकंड हजारों कत्लेआम जो उसके हुए, वो बाद किसी उसके ने बाद नहीं किया। सवाल मेरा बिल्कुल पॉलिटिकल था, नहीं, बिल्कुल सैकड़ों जो रेप पॉलिटिकल हुए, वो सवाल किसी था ने नहीं कि किया। आपके गठबंधन को लोग जो छोड़ दंगे रहे हैं और हुए, वो एनडीए के किसी ने नहीं गठबंधन के किया। साथ जा रहे जो लोग हैं, मारे गए, उसका वो जवाब कोई नहीं नहीं तो मारा आपने गया। प्रधानमंत्री एहसान जाफरी कोई नहीं पर थे। अनर्गल निजी एहसान जाफरी ने आरोप फिर लगाए। नहीं किया। नहीं, आपने प्रधानमंत्री मेरा पे ये कहना है, अनर्गल आपका निजी आरोप रिकॉर्ड लगाए। बहुत अच्छा है पिछला, यही तो मैंने कहा है, रिकॉर्ड आपका बहुत नहीं अच्छा तो है। प्रधानमंत्री से राष्ट्रीयकरण तो मत करो, नहीं उस प्रधानमंत्री से रिकॉर्ड का पॉलिटिकल खुंदक आप राष्ट्रीयकरण रख तो मत सकते करो, हैं मैंने यही तो कहा। जी। नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल खुंदक रखी है पिछले 20 सालों राष्ट्रीयकरण से, तो मत रखी है ना करो पिछले उस 20 सालों रिकॉर्ड से। का। यहां तक कि अमेरिका को चिट्ठी भी लिख के भेज दी थी कि इनको वीजा मत देना, ये लिख के भेजी थी ना इसी देश में कुछ सांसदों ने। यथार्थ और तथ्य के अच्छा चिल्लाते ये बताओ, रहना। अच्छा ये बताओ, एक ये सेकंड। बताओ, कुछ सांसदों ने नहीं, प्रदेश अमीश में जी 60 crime against सांसदों ने women, 60 सांसदों ने crime against ये भारत children, की संप्रभुता का अपमान, crime भारत against के लोकतंत्र का scheduled अपमान, castes, भारत की सबसे गरिमा का ज्यादा है अपमान। योगी आदित्यनाथ अरे की कौन सरकार होता में। है सूर्यवत का क्यों नहीं आदित्य बोलते पुराण भारतीय होते जनता थे पार्टी भाई? के हमारे आप 60 प्रधानमंत्री सांसद देश लिख के देते थे, आज अमेरिकी संसद को 2-2 बार संबोधित किया, हाथरस की बेटी वो के खड़े साथ होकर क्या हुआ? स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। देखो हिमांशु मेरे जी, भाई, हाथरस तुम की कहां थे बेटी के और साथ आज वो न्याय कहां क्यों है? नहीं मिला? बस मैं ऐसे कह रहा हूं मुद्दे बगैर पर आते आधार हैं। के चिल्लाते देखिए रहो। देखिए मेरा बगैर मेरा किसी फिक्र के है, दिल का विषयांतर हो रहा है। क्यों नहीं मिला? देखिए पॉलिटिकल जवाब, देखिए जब पॉलिटिकल जवाब ना हो तो दूसरी तरफ ले जाओ। मुद्दा इस समय ये है ही नहीं, मुद्दा ये है कि अमित जी, बीजेपी ये के आप तय अलायंस नहीं स्ट्रांग हो करेंगे। रहे हैं, दूसरी आप तरफ तय नहीं अलायंस तो करेंगे, क्या, मैं BJP अलायंस तो क्या, RSS के पक्ष अलायंस में तो नहीं क्या बोलूंगा स्ट्रांग हो रहे हैं, आपकी आपस में तरफ से। झगड़े हो रहे हैं। एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, एक तरफ तो अलायंस से स्ट्रांग हो रहे हैं, दूसरी तरफ झगड़े हो रहे हैं, और अब तो राज ठाकरे को जब से सुप्रिया सुले ने बोला तो संजय राउत गुस्सा गए हैं। कैसे बोल सकते हैं जी विवेक श्रीवास्तव? देखिए ऐसा है कि ये दोनों तरफ के जो अलायंस हैं, चाहे एनडीए हो या INDIA हो, जब अलायंसेस होते हैं बहुत सारे घटक दल होते हैं, सीट शेयरिंग का टाइम आता है, बार्गेनिंग चलती है, ये डिस्कशंस होंगे। अब आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं एनडीए के अंदर भी ये डिस्टर्बेंसेस हैं। उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, एक सीट उनको ऑफर हुई है, वो 3 मांग रहे हैं, बहुत नाराज हैं, हो सकता है वो छोड़ने की कोशिश करें। आप यहाँ वाजपेयी जी बैठे हुए हैं और इन्हीं के जो नेता हैं, उनके चाचा, वो उनको हाजीपुर की सीट नहीं दी गई, कोई सीट नहीं मेंशन करी गई है, कैबिनेट से रेजिग्नेशन है, ये हो सकता है कि वो भी दूसरी तरफ आए। तो ये चीज एक नेचुरल प्रोसेस है जो प्रजातंत्र के अंदर हम विवेक जी, लोग इनके बहुत साथ समय तो से अनोखा देख रहे हुआ हैं है, और ये होगा। इनके साथ लेकिन तो इसका- अनोखा हुआ है, ये तो घर फूक के तमाशा देख रहे हैं। ये एलजेपी की तो कहानी विचित्र है, तो ये तो घर फूक के तमाशा देख रहे हैं। मैं AK वाजपेयी का रुख करता हूं। AK वाजपेयी साहब, एक होता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब वो तो आप पे फिट नहीं बैठती कहावत। एक होता है कि घर फूक के तमाशा देखना, यानी आपस में झगड़ा हो गया और अब आप चिराग पासवान जी को बोला कि अब आप 4 पे 5 पे लड़ लीजिए, और पशुपति पारस को छोड़ दिया। कर क्या रहे हैं? देखिए ऐसा है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है, उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का और गठबंधन की सीमाओं में रहते हुए हमने उसको माना है, और हम उनको साधुवाद भी देते हैं कि उन्होंने हमारी क्षमता को सही तरीके से आंका और हमारे को 5 सीटें उन्होंने दी। तो इसलिए हम तो शुरू से 14 में चचा इनके जान साथ में थे। क्षमता नहीं थी क्या? 7 सीटें मिली, 6 अच्छा, जीते। मतलब चुनाव तक तो, हाँ, चुनाव से सीटें पहले मिली। तक तो चचा जान में क्षमता दिख रही थी, अब चचा जान में क्षमता खत्म हो गई क्या? मतलब अरे कैबिनेट चुनाव कब मंत्री हुआ था? चचा पिछला जान रहे। चुनाव कब हुआ था?
एक सेकेंड, पिछला चुनाव कब हुआ था? 2019 में हुआ था। उस वक्त रामविलास पासवान जी की क्षमता से चुनाव जीता गया था। प्लीज। और आप जब चुनाव की दहलीज पे आ गए तो उससे पहले सब लोग ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, सब लोग सर्वे कराते हैं कि भाई कौन आदमी की पार्टी अच्छी चल रही है, किसकी विनेबिलिटी ज़्यादा है। देखो, सत्ता में, लोकतंत्र में नंबर गेम होता है, और सत्ता में यदि आना है तो नंबर होने चाहिए, और सत्ता में आने का मकसद होता है देश की सेवा करना, कंचना यादव, जनता की सेवा करना। लेकिन मैं ये पूछता हूं इनसे, गठबंधन बना नहीं, सीट शेयरिंग हुई नहीं, जीत का टारगेट फिक्स हुआ नहीं, रैली का शेड्यूल बना नहीं, हेलीकॉप्टर बुक हुए नहीं, परमिशन ली नहीं, मुद्दा है नहीं, मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, तो कौन है हमारे सामने? ठीक है। इसीलिए कंचना यादव फ्रॉम आरजेडी विल रिस्पॉन्ड। कंचना यादव, वो उन्होंने छोड़ा नहीं और आपने ऑफर दे दिया। चाचा जी ने अभी तक छोड़ा नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पे तेजस्वी जी से ने और तेज प्रताप जी ने ऑफर दे दिया है। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वाजपेयी जी बड़ा हिसाब रखते हैं हम सबका। और दूसरी बात, मैं भी बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। अभी तो पशुपति पारस जी को ही ठगा है। आप भी सावधान हो जाइए और चुपके से वहां से निकल जाइए, नहीं तो आपको भी वाजपेयी जी ठग लिया जाएगा। ये बीजेपी है, और यही बीजेपी सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में चाचा भतीजा को अलग करवा दी, और हर जगह, हर स्टेट में घूम रही है कि कहाँ घर में भाई और भाई को लड़ाया जाए और चाचा और भतीजे को लड़ाया जाए। ये तो छोड़ दीजिए, ये तो राजनीतिक पार्टियां, इन्होंने देश तक को ठग लिया है। क्या किया युवाओं के लिए? इन्होंने 2 करोड़ रोजगार के लिए बात किया था, क्या इन्होंने दिया? क्या इन्होंने दिया? 10 साल अच्छा, कंचन जी एक बात को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये आपने, आपका चाचा और भतीजे की जो बात है, ये कंचन जी एक चीज क्लैरिफाई कर दीजिए व्यूअर्स के लिए हमारे। ये जो चाचा भतीजा का आपने जिक्र किया, इसमें क्या नीतीश चाचा और भतीजे तेजस्वी यादव का जो गठबंधन टूटा है वो भी है क्या? इसमें वो भी आता है कंचन जी? देखिए, मैंने ऐसा कहा ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। तो नीतीश जी को भी बीजेपी ने ही ठगा हुआ है कि जैसे 2020 के इलेक्शन में इन्हीं के चिराग पासवान जी को आगे करके उनकी 43 सीटें 45 सीटों पर लेकर आई थी, तो बीजेपी ने उनको भी ठगा है। लेकिन चाचा जी को ये समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उनको समझ में आएगा। खैर वो बात है, लेकिन आप डाइवर्ट न करें, क्योंकि मैं मुद्दों पर बात करूंगी। यहाँ पर आप यहाँ पर सुधांशु जी बहुत तेज चिल्ला रहे थे महिलाओं पर। बता दीजिए ना, बीएचयू में एक लड़की का इनके पदाधिकारियों ने आईटी सेल का गैंग रेप किया। वहीं लोकसभा इलाके से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जाते हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हमारी बेटी का यहाँ पर, हमारी छोटी बच्ची का यहाँ पर हमारे पदाधिकारियों ने रेप किया। 2 महीने तक मध्य प्रदेश में वो लोग चुनाव प्रचार करते रहे, और मणिपुर जाकर आप लोग चिल्लाते थे जहाँ। ठीक है कंचन जी मणिपुर की महिला, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। कंचन यादव आपने अपनी बात को रखा। लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम इन। ओके, होल्ड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु जी एक बात तो स्पष्ट है, चाचा भतीजा में झगड़ा करा ही देते हैं आप। नीतीश चाचा और तेजस्वी जी में झगड़ा करा दिया, मतलब वो सगे चाचा भतीजा नहीं थे, लेकिन पॉलिटिकल चाचा भतीजा तो थे। अब अजीत दादा पवार और शरद राव पवार में झगड़ा करा दिया। अब आपने पशुपति पारस और चिराग पासवान में झगड़ा करा दिया। अब बताइए, ऐसा क्या बैर है आपका चाचा भतीजों से? अभी कंचना जी ने बहुत जोश खरोश में बोला कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, तो मैं तथ्य से बता देना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने भाजपा के सपोर्ट पे। जब भाजपा ने सपोर्ट विड्रॉ किया तो वीपी सिंह के साथ मिले और कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बनाई और कम्युनिस्टों के सपोर्ट से, ठीक है। उसके बाद वीपी सिंह को झटका दिया, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस को झटका दिया, फिर शरद यादव को झटका दिया, फिर नीतीश बाबू को झटका दिया, फिर किसके साथ मिलकर सरकार बनाई, फिर उसके बाद कांग्रेस के सपोर्ट पर काफी दिन तक सरकार चलाई। उसके बाद नीतीश जी के साथ रहे, रामविलास पासवान जी के साथ रहे। कंचना जी एक पार्टी बता दीजिए जिसको साथ में लेके सरकार न बनाई और सब में खुद सीएम रहे, दूसरे को बनने नहीं दिया, और कहते रहे गरीब गुरबा की बात है। गरीब गुरबा तो छोड़ दीजिए, पिछड़ा की बात तो छोड़ दीजिए, अपनी जाति में एक योग्य व्यक्ति नहीं दिखा। जिस दिन बात आई सत्ता देने की, तो पहले मेरा साला था, फिर मेरी बीवी थी, फिर मेरा बेटा था, फिर मेरा दूसरा बेटा था, फिर मेरी बेटी थी। बस जो एक कहावत होती है ना, बाटे रेवड़ी पुड़ी पुनी अपने को दे। क्या ठगा गरीब गुरबा को, सब कुछ अपने परिवार की झोली में भर लिया कि गरीब गुरबा की सरकार का परिवार आज सबसे अमीर परिवार हो गया। हमने न कभी
हमने कम्युनिस्ट को के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाई, हमने कांग्रेस के साथ कभी समर्थन नहीं किया। आप लोगों पे लागू होता है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, और ठगा तो आपने अपने परिवार को ठग लिया। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है। जब वो पैदा हुई तो मीसा में जेल में बंद थे और अपनी बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा था कि मुझे जीवन भर याद रहेगा, कांग्रेस को समाप्त करना है। मगर आज कांग्रेस के साथ चले गए, सबको ठग लिया मान्यवर। बस मोदी जी के खिलाफ ईर्ष्या में कहां। और महिलाओं पे बात करते करते संदेश खाली की महिलाओं की चीख नहीं सुनाई पड़ी, ना उन महिलाओं में दलित दिखी, ना आदिवासी दिखी। और मणिपुर पे मैं कहना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, केंद्र ये सरकार इंपॉर्टेंट के है। खिलाफ तो ओके, मणिपुर के जी, लेकर अविश्वास प्रस्ताव आ गया। सुनिए, मणिपुर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं लाया अविश्वास प्रस्ताव? 1.5 साल हो गए। मणिपुर सरकार के खिलाफ कोई नोटिस क्यों नहीं है? ये सच है कि मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर को लेकर दिल्ली में राजनीति करनी है। कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया, आप बताइए। अरे मैं कह रहा हूं, आपने इस्तीफा मांगा क्या? ये दर्शाता है कि मणिपुर में कुछ नहीं बोलना, सिर्फ दिल्ली में हल्ला मचाना है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, राज ठाकरे को क्या ले रहे हैं? क्या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं आप उद्धव ठाकरे के ऊपर, राज ठाकरे को लेकर? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो मनसे के नेता हैं राज ठाकरे, उनकी पार्टी का नाम है ना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो मनसे कहते हैं मराठी में। तो जब नितिन गडकरी जी ऐसे वरिष्ठ नेता ने बोला, उसके बाद मेरा कोई टिप्पणी करना यह उचित नहीं लगता, अनाधिकार चेष्टा लगती। पर एक बात बहुत साफ है, जो कुछ दिखाई पड़ रहा उससे, देश की जनता मोदी जी के साथ जानते कैसे जुड़ी है? जन जन जुड़ा हुआ है, जन से जुड़ी है, दिल से जुड़ी है, मन से जुड़ी है। तो दिल से, मन से सब देश की जनता मोदी जी के साथ जुड़ रही है। और मोदी जी ने आज अपनी स्थिति यह बना ली है कि मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था। लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और देखिए अमित जी, कारवां कैसा बना है? जी, मैं बिल्कुल, मैं कारवां के ऊपर आऊंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता है, विधायक है आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी, सवाल यह है कि बीजेपी राम काज से अब राज ठाकरे तक भी पहुंच गई है, और आप लोग भक्ति, शक्ति, ईडी, इन सब में उलझे पड़े हैं। क्या आपको लगता है कि मनोवैज्ञानिक बढ़त, जिसे कहा जाता है पॉलिटिक्स में भी, क्रिकेट में भी, खेल के मैदान में भी, बीजेपी वो हासिल कर रही है, और आपको उलझा रखा है भक्ति, शक्ति, ईडी के चक्कर में? आप उलझे भी पड़े हैं, खुद ही आपके लोग बयान दे देते हैं। देखो अमीश भाई, जिसके पास में सत्ता होती है वो उसका कभी कभी दुरुपयोग करता है। अब ये तो जनता को देख रहा है कि दुरुपयोग कितना हो रहा है, उसका कैसे जवाब देना है। जो लोग डर रहे हैं वो जा रहे हैं, जो नहीं डरते वो टिके हुए हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि चाचा भतीजों में झगड़ा करा देते हैं। अरे भाई, ये बाप बेटों में झगड़ा करा देते हैं। यशवंत सिन्हा जी नाराज हो गए थे, जसवंत सिन्हा जी को नहीं रखा था पार्टी में, अब वो भी छोड़ के चले गए हैं। ऐसे ही सास बहू में झगड़ा करा देते हैं। सोरेन साहब की बहू को इन्होंने आज पार्टी में ले लिया। तो ये तो झगड़ा कराने का इनके पास में समझिए सर्टिफाइड पार्टी है। ये कलेश करवाना हो, घर में, मोहल्ले में, कहीं भी कलेश करवाना हो तो आप इनको दे दीजिए, गारंटी से करवा देंगे। और इनकी कोई दूसरी ब्रांच भी नहीं है, ये लिख लीजिए, झगड़ा ही झगड़ा, और हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ये इनकी पार्टी के नीचे टैगलाइन लिखी हुई है। इस बात को आरजेडी की प्रवक्ता हंस रही है ये बात सुन के। यही करते नहीं, मैंने आप बताओ कोई गलत बात बताई? सास बहू का झगड़ा कराया, सोरेन साहब की बहू को आज ले लिया, बाप बेटे को झगड़ा कराया, यशवंत सिन्हा जी धरने पे बैठे रहे, जसवंत सिन्हा जी को पार्टी में रखा। तो ये तो मैं कह रहा हूं कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। आपकी पार्टी में जो झगड़े हुए थे वो तो इन्होंने नहीं कराए थे। आपने पढ़ा है ना? आपकी पार्टी में जो झगड़े हुए थे वो तो इन्होंने नहीं कराए थे। अरे सर, ये आगे पीछे से ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप जैसे बड़े पत्रकार नहीं देखते, उनको छोटी छोटी घटनाएं करते रहते हैं। छोटी-छोटी घटनाएं करते रहते हैं। चाहे मोहल्ले के आरडब्ल्यू में जाइए, चाहे कहीं जाइए, ये झगड़ा कराने के एक्सपर्ट है जी। मतलब आप आरडब्ल्यू तक भी पहुंच गए। कितना, मतलब सुधांशु जी, आप लोगों ने कितना प्रताड़ित कर रखा है विपक्ष को। मतलब उनको कहते हैं कि उनके घर में भी झगड़ा आप ही कराते हैं। देखिए, अभी इन्होंने बोला गुप्ता जी ने कि इनकी कोई ब्रांच नहीं है। सही बात है, आपकी कोई ब्रांच नहीं है। झगड़ा क्या आपने बोला है साहब? शांति भूषण से झगड़ा, प्रशांत भूषण से झगड़ा, योगेंद्र यादव से झगड़ा, किरण बेदी से झगड़ा, कुमार विश्वास से झगड़ा, शाजिया इल्मी से झगड़ा। अरे बाकी तो छोड़ते जाइए। आपकी पार्टी में जब आप टोपी ओपी लगाते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल, अपनी पार्टी में भी एक लोकपाल अपॉइंट किया था, उसका नाम याद है कि नहीं? एडमिरल रामदास, उनसे भी झगड़ा कर लिया। और तो और आप जिस आंदोलन से निकले थे उस अन्ना हजारे से झगड़ा। अन्ना हजारे ने शराब घोटाले के ऊपर चिट्ठी लिख दी आपके लिए मान्यवर। और तो और क्या झगड़ा कहा जाए, आप तो कहते थे
कि मेरी नानी जी को अच्छा नहीं लगेगा उस मंदिर में जाना, तो उनके भी जाके मंदिर में दर्शन कराए। अब इसे झगड़ा कहा जाए या उनकी अवमानना कहा जाए तो समझ में नहीं आता। और तो और बच्चों की कसम खाए थे कांग्रेस से मिलेंगे नहीं, कांग्रेस से मिल भी लिए, फिर कांग्रेस से झगड़ा भी कर लिए, फिर कांग्रेस से दोबारा भी मिल लिए, और आज तो स्थिति यह है कि झगड़ा भी है और मिलन भी है। छत्तीसगढ़ में जाके कहा था भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन है। अभी कांग्रेस ने मात्र 1 महीने पहले तक बोलती थी कि शराब घोटाले में केजरीवाल जी को अंदर होना चाहिए, अब ये साथ में है। आपकी तो झगड़े की वो स्थिति है गुप्ता जी कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। आपकी जैसी तो कोई दूसरी पार्टी ना भारत की राजनीति में नहीं आई। आपने क्या नई नवेली राजनीति आजमाई कि जनता देख के कह रही है दुहाई दुहाई। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।